નમસ્કાર યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું શિવાની। મિત્રો, તમે ઘણા લોકોના મોઢે એવી વાત સાંભળી હશે કે કેન્સર એટલે કેન્સર, પરંતુ હવે નવી ટેકનોલોજીસ અસ્તિત્વમાં આવી છે, જેનાથી એક આશાનું કિરણ મળ્યું છે કે કેન્સર સામે પણ લડત આપી શકાય છે અને જો યોગ્ય ટાઈમલાઈન અનુસરવામાં આવે તો તેમાંથી નીકળી પણ શકાય છે। તો આજે રેડિયેશન થેરેપીથી કેન્સરની સારવાર વિશે વાત કરીશું યસ ડોક્ટરમાં। તો આજ અંગે વાતચીત કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે HCG કેન્સર સેન્ટરના રેડિયેશન ઓન્કોલોજીસ્ટ ડોક્ટર સમીર બાથમ અને આ સાથે જ HCG સેન્ટરના રેડિયેશન ઓન્કોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર વિવેક બંसल સાથે પણ વાત કરીશું। जी डॉक्टर समीर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है यस डॉक्टर में। थैंक यू डॉक्टर, सबसे पहले बताइए कि रेडियोथेरेपी क्या है। रेडियोथेरेपी बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट का एक विधि है जिसमें कैंसर की कोशिकाओं को हाई एनर्जी की एक्सरेज अथवा गामा रेज के थ्रू कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विवेक, आपने पहला पूछवा मांगीश कि कैंसरना रोगनी सारवारमां रेडिएशन ट्रीटमेंटनी शुं भूमिका छे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बंसल, डायरेक्टर रेडिएशन डिपार्टमेंट HCG कैंसर हॉस्पिटल से हूँ। जहाँ तक रेडिएशन थेरेपी के बारे में बताना चाहूँगा तो वो ये है कि कैंसर में रेडिएशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और कम से कम 2/3 कैंसर पेशेंट्स को किसी न किसी टाइम पे रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो क्योर करने के लिए हो जिसमें कि वो 6 से 7 हफ्ते तक ट्रीटमेंट चालू रहता है, या किसी चीज़ को सिम्टम को रिलीव करने के लिए, जैसे दर्द हो या ब्लीडिंग हो, तुरंत ब्लीडिंग बंद हो जाएगी या पेन बहुत अच्छी तरह से पेन रिलीफ हो जाएगा। ये सब चीज़ में रेडिएशन का बहुत महत्व है। कुछ धारणाएं हैं लोगों के बारे में कि रेडिएशन कुछ तकलीफ़ दे सकती है या और कोई प्रॉब्लम दे सकती है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आज इन सबको कि आप पहले अपने डॉक्टर से आके बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे समझिए कि क्या है। किसी भी आदमी से बात कर करके गलत धारणाएं बना करके गलत ट्रीटमेंट ना करवा लें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे करियर में ये चीज़ें आए दिन होती हैं कि पेशेंट बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब ये हो जाएगा या डॉक्टर वो हो जाएगा, पर मेरा ये कहना है कि जब तक आप ट्रीटिंग डॉक्टर से बात नहीं करेंगे तब तक आपकी ये भ्रम का निवारण नहीं हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा रेडिएशन आज के टाइम में बहुत सेफ ट्रीटमेंट है अगर अच्छी तरह से ढंग से प्लान की गई हो। डॉक्टर विवेक, આગળ આપની પાસેથી જાણવા માંગીશ કે રેડિયેશન થેરેપીમાં જે નવી ટેકનોલોજીઝનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે વિશે જણાવશો। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा डर था वो ये था कि रेडिएशन बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, वो चाहे वो स्किन के रिएक्शंस हो, जिस एरिया को आप ट्रीट कर रहे हो। मोस्टली अपने भारत में और अहमदाबाद और गुजरात में अपने पास में सबसे ज़्यादा जो है मोड़ा का कैंसर यानी हेड एंड नेक के कैंसर बहुत कॉमन है और उसमें सबसे बड़ी तकलीफ़ है वो है चांदा। लेकिन ये इफ़ेक्ट्स टेम्पररी हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ अगर हम देखना चाहें तो सबसे बड़ी तकलीफ़ यह है कि पेशेंट को लेट साइड इफ़ेक्ट्स जो हों, लेट आड़ असर जिसे हम बोलते हैं, वो कम से कम हों। तो अब मॉडर्न रेडियोथेरेपी ने मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा, जिसे हम IMRT या IGRD टेक्निक्स कहते हैं, उस द्वारा हम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे अगर हम मोड़ा की बात करें तो हमारी लाड़ ग्रंथि को बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारे मनका को बचाना बहुत ज़रूरी है, हमारे कान और आँखों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये सब अब मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा, नई मशीनें जो अब बहुत एडवांस्ड हो गई हैं, इन द्वारा हम इन सबको बचा लेते हैं और पेशेंट की अपनी नॉर्मल ज़िंदगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात अगर करूं तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पेशेंट्स की अगर हम 6-8 महीने से ख़त्म होने के बाद में बात करें तो बिल्कुल अच्छी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है अगर ये मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा ट्रीट हों। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हम पेशेंट को क्योर करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पेशेंट के सिम्टम रिलीव करने के लिए दोनों तरीक़ों में हमें साइड इफ़ेक्ट्स या आड़ असर कम से कम करने की वजह से ये मॉडर्न टेक्निक्स बहुत हेल्प करती हैं। दूसरी बड़ी चीज़ अगर चेंज हुई है वो ये है, कुछ अर्ली कैंसर, बहुत अर्ली स्टेज पे अगर पेशेंट्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो या ब्रेन कैंसर हो
ऐसे कुछ कैंसर्स या प्रोस्टेट कैंसर हो, अगर ऐसे कैंसर जो अर्ली स्टेज पे हों, जो रूटीनली 6 से 7 अठवाडिये तक इनका ट्रीटमेंट चालू रहता है, अब पॉसिबल है ये नई मशीन्स और नई टेक्निक्स के द्वारा कि हम ये ट्रीटमेंट आज 1 से 2 वीक्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो 6 से 7 हफ्ते में, अगर वही ट्रीटमेंट अगर हम 1 से 2 हफ्ते में करें, ये टेक्निक्स, इसे हम SBRT स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी की टेक्निक है। ये सब नई मॉडर्न चीज़ें हैं जो हम आज अपने सेंटर में कर रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोग पेशेंट्स को, जो हम लोग लास्ट 1.5 से 2 साल से ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल डॉक्टर बंसल, आप हमारी साथे जोड़ाया ते बदल आपनो आभार। डॉक्टर समीर, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, तो आज के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धवल, आपनो प्रश्न जણાવો। મેડમ, પ્રશ્ન એ છે કે મારા પપ્પાને 3 વર્ષ પહેલા ઓપરેશન કરાયેલ હતું કેન્સરનું જીભમાં, અને ત્યાર પછી રેડિયેશન આપેલા હતા, અને ત્યાર પછી આ વર્ષથી ગળામાં બહુ દુખાવો થાય છે અને લાળ ગ્રંથિ છે વહી ગઈ છે। जी डॉक्टर, उनके पिताजी ने 3.5 साल पहले कुछ ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी भी ली थी, लेकिन अभी उनकी लाड़ ग्रंथि में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में क्या जी कहेंगे? जैसा अभी डॉक्टर बंसल बता रहे थे, जो आज हमारे पास आधुनिक तकनीकें आ गई हैं जिनके द्वारा अब हम लाड़ ग्रंथियों को पूरी तरह से बचा पाते हैं, जो पहले की तकनीकों में संभव नहीं था। और ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये जो मरीज़ जिनकी बात कर रहे हैं उनके केस में जहाँ तक है वो साधारण तकनीक से इलाज किया गया होगा, जिसकी वजह से उनकी लाड़ ग्रंथियाँ नहीं बच पाई होंगी। क्योंकि पुरानी टेक्निक्स में जब रेडिएशन दिया जाता था, उसमें पहली प्रायोरिटी सिर्फ जो बीमारी होती थी, जो कैंसर होता था, उसको ख़त्म करना होता था। हमारी आधुनिक तकनीकें कैंसर को ख़त्म करने के साथ साथ उसके बाद की क्वालिटी भी अच्छी रहे, उसको इंश्योर करने की होती है। तो प्रोबेबली इनके साथ वही दिक्कत हुई है जो पहले जो अर्लियर टेक्निक से ने रेडिएशन लिया है, जिसमें लाड़ ग्रंथियों को नहीं बचा पाए हैं, और इसकी वजह से एक तकलीफ़ मरीज़ों को लंबे समय तक रहती है। और ऐसी तकलीफ़ होने पर हम मरीज़ों को यही सलाह देते हैं कि आपको लगातार पानी पीते रहना चाहिए, मुंह में ड्राइनेस ना हो, अपने मुंह में नमी को बनाए रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ऐसे में हम मरीज़ों को यही सलाह देते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर समीर, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियोथेरेपी किन किन कैंसर्स में यूज़फुल है? रेडियोथेरेपी की अगर बात करें, और जैसा अभी डॉक्टर बंसल ने भी बताया था, लगभग कैंसर में अगर इन जनरल बात करें तो लगभग 70% कैंसर्स में रेडियोथेरेपी का कहीं न कहीं रोल आता है। और अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो ब्रेन ट्यूमर्स की हैं, हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर हैं, पेट के कई तरह के कैंसर हैं, जेनाइटो यूरिनरी प्रोस्टेट है, बच्चेदानी गर्भाशय का कैंसर है, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग लगभग सभी तरह के कैंसर में, ब्लड से रिलेटेड कैंसर हैं, उनमें सभी में कहीं ना कहीं रेडियोथेरेपी का कोई ना कोई रोल होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, महिलाओं में सामान्य कैंसर कौन कौन से हैं जिनमें रेडियोथेरेपी का उपयोग होता है? जी, महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे यहाँ भारत में ब्रेस्ट कैंसर एवं गर्भाशय के मुख का कैंसर, जिसको यूट्राइन सर्विक्स कहा जाता है, ये कैंसर हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल। जी। और पुरुषों की जहाँ तक अगर बात करें, पुरुषों में हमारे यहाँ क्योंकि पुरुष गुटखा, तंबाकू, और ये पर्टिकुलरली अहमदाबाद या गुजरात की बात करें, यहाँ पर मरीज़ इनका सेवन ज़्यादा करते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मुंह के कैंसर, गले के कैंसर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आहार नली का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर, ये कैंसर पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और इन सभी कैंसर्स में रेडियोथेरेपी का कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है इनके ट्रीटमेंट में। जी बिल्कुल। डॉक्टर समीर, क्या कुछ प्रकार के कैंसर सिर्फ रेडियोथेरेपी से ही ठीक किए जाते हैं? जी बिल्कुल शिवानी, कई कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें हम सिर्फ रेडियोथेरेपी से ही उनकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो एक हमारे स्वर पेटी होती है जिसमें वोकल कॉर्ड होता है। ये इस बीमारी का पहले इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ करता था, जिसमें पूरी स्वर पेटी निकाल दी जाती थी और उससे भी मरीज़ ठीक हो जाते थे, पर उसके बाद मरीज़ कभी बोल नहीं पाते थे। अब हमारी आज रेडियोथेरेपी के आने से हम ऐसे कैंसर्स का इलाज
सिर्फ रेडियोथेरेपी से ही कर सकते हैं और इनमें फिर मरीज़ को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती एवं सिर्फ रेडियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। इसी तरह कई और भी कैंसर्स होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि जो पुरुषों में पाई जाती है, इसके कैंसर्स भी सिर्फ रेडियोथेरेपी से पूरी तरह से ठीक किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर समीर, आपके पास से आगे भी माहिती और मार्गदर्शन लेंगे, परंतु यस ડોક્ટરમાં હાલ સમય થઈ ગયો છે એક બ્રેક લેવાનો, લઈએ એક બ્રેક। યસ ડોક્ટરમાં બ્રેક બાદ ફરીથી આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણી સાથે જોડાયા છે HCG કેન્સર સેન્ટરના ડોક્ટર સમીર બાથમ અને ડોક્ટર આ સાથે જ એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। જી યુસુફભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। મારો પ્રશ્ન એમ છે કે ભાઈને છે ને આજે 8 મહિના પહેલા ઓપરેશન કરાવેલ જી અને હાલમાં જરાક ખાવામાં તકલીફ પડે છે તેમને। જી किस चीज़ के, किस बीमारी के लिए, कहाँ के कैंसर के लिए इन्हें ऑपरेशन करवाया है? જી યુસુફભાઈ, શેનું ઓપરેશન કરાવ્યું હતું? હા, આપના ટીવીનો વોલ્યુમ બંધ કરી દેશો અને ત્યારબાદ પ્રશ્ન પૂછશો। જી આપે આપના ભાઈનું કયા શેનું ऑपरेशन આપણે कराया? મોઢાનું। मोढ़ानु ऑपरेशन। जी उनके भाई का 8 महीने पहले ऑपरेशन करवाया था, अब उनको खाने में प्रॉब्लम हो रही क्या है। उनका ऑपरेशन के बाद सेक भी हुआ था, रेडियोथेरेपी भी हुआ था? हाँ, ओके, देखिए ये जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इन सभी के होते हैं और काफ़ी उस सर्जरी से उनको कितना फंक्शनल लॉस हुआ थोड़ा बहुत उस पर भी डिपेंडेंट करता है, रेडिएशन किस तरीके से उनको दिया गया इस पे भी डिपेंड करता है और उस अगर ये सब चीज़ें हमने अच्छे से अच्छे तरीके से भी दी हैं तो उसके बाद भी जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो खाने पीने में तकलीफ़ है, मुंह में स्वाद से रिलेटेड कुछ तकलीफ़ें होती हैं, चमड़ी के रंग से रिलेटेड कुछ तकलीफ़ें होती हैं, जो इन सब इस पूरे इलाज के बाद भी यूजुअली जो मेजॉरिटी ऑफ तकलीफ़ें, जो मैक्सिमम जो तकलीफ़ें होती हैं वो यूजुअली 15 दिन महीने भर में ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें चालू रहती हैं, बट अगेन जैसा आप बता रहे हैं खाने में तकलीफ़ है, हो सकता है कि वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर मुंह के कैंसर में बाद में सिकाई के दौरान में लाड़ ग्रंथि नहीं बच पाई होगी अगर आपकी, और अगर वो लाड़ ग्रंथि अभी काम नहीं कर रही है तो इस केस में मुंह में बराबर लाड़ नहीं बनता, जिसकी वजह से खाना चबाने में, सॉलो करने में तकलीफ़ होती है। अगर उसके बाद भी एक समय के बाद उसकी काफ़ी रिकवरी होती है, बट अगर वो हमने उस सिकाई के दौरान में वो लाड़ ग्रंथि नहीं बच पाई हैं तो उस रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हो सकता है अभी आपको 8 महीने हुए हैं, अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में उसमें काफ़ी अंतर और आने की संभावना है।
जी बिल्कुल, जैसे आशा जैसे रखें- आपकी लाड़ ग्रंथि फंक्शन करना रिगेन करेगी, जितना उसका फंक्शन रिगेन होगा और लाड़ बनना चालू होगा, तो ये खाने की तकलीफ पहले से काफ़ी कम होगी। જી જી બિલકુલ, આશા રાખીએ આપને આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો છે। ડોક્ટર, બીજા એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। યોગિતાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। મેડમ, મારા પપ્પાને 4 વર્ષ પહેલા જીભમાં ઓપરેશન કરાવેલું છે, કેન્સર હતું તો ત્યાર પછી 30 રેડિયેશન લીધા છે અને રેડિયેશન લીધા પછી આ 4 વર્ષ થયા છે એને, તો MRI ને CT સ્કેન ના બધા રિપોર્ટ કરાવ્યા છે, નોર્મલ આવે છે અને એને કાનમાં અને ગળાના ભાગમાં દુખાવો થાય છે। જી जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने 4 वर्ष पहले जो इलाज लिया है, ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद रेडियोथेरेपी हुआ है। रेडियोथेरेपी में अगेन ये लगभग सभी तकलीफ़ें मैक्सिमम उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती हैं कि बीमारी के आसपास में जो हमारे नॉर्मल कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें बीमारी नहीं होती है, बट वो रेडिएशन के जो हमारी फील्ड होती है उसके जो आसपास में क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कुछ हमारे यहाँ गले की मसल्स होती हैं जो हमको खाना चबाने में मदद करती हैं, कुछ ये ऊपर का हिस्सा होता है जो हमारे पीछे जहाँ पर हम रेडिएशन देते हैं, वो हिस्सा कान के अंदरूनी के भाग के पास आता है जहाँ पर थोड़ा सा रेडिएशन का डोज जाता है, जिसकी वजह से ये कान में तकलीफ़, खाने में तकलीफ़ थोड़ी कुछ समय तक रहती है। बट अगर अभी आपको ये परसिस्ट कर रही है तो, और कान में अगर दर्द लगातार बना हुआ है, तो आपको एक बार एक ENT स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। यूजुअली इतने समय बाद तक रेडिएशन का कान से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट कई बार नहीं रहता है। जी डॉक्टर, साइड इफेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से कैंसर के बाद जो रेडियोथेरेपी की ट्रीटमेंट हम लेते हैं, तो कौन से कैंसर के बाद कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, जैसा हमने अभी बताया, रेडियोथेरेपी एक बेसिकली एक लोकल ट्रीटमेंट होता है। लोकल जब मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ, इसका मतलब ये है कि जिस जगह पर हम रेडियोथेरेपी कर रहे हैं, जैसे अगर हम मुंह और गले के कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं तो वो वाला भाग, अगर हम छाती के कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं तो छाती का भाग, पेल्विस एरिया जो हमारा है, पेल्विक के एब्डोमेन का एरिया है, वो वाले भाग को ट्रीट कर रहे हैं, तो जिस भाग को भी हम रेडिएशन दे रहे हैं, इसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों सिर्फ उसी रीजन में ही आते हैं। अगर मुंह और गले की मैं बात करूँ तो यूजुअल जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो पहली चीज़ होती है जो हमारी स्किन होती है, जिस भाग को हम रेडिएट कर रहे हैं, उस स्किन का रंग धीरे धीरे बदलता है, थोड़ा लाल होता है, कभी कभार थोड़ा काला हो जाता है, और फिर अगेन ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि जैसे ही वो रेडिएशन की डैमेज, रेडिएशन का ट्रीटमेंट जब ख़त्म हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको अपने आप रिकवर कर देती है। उसी तरह से दूसरा हेड एंड नेक के कैंसर्स में जो एक रेडिएशन के बाद साइड इफ़ेक्ट होता है, या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में कहूँ जो होता है, वो होता है मुँह में छाले आना। जब मुँह में चांदा जो है वो तीसरे चौथे हफ्ते से आना शुरू होता है और जैसे 5वें 6वें हफ्ते तक रेडिएशन चलता है तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बट अगेन ये भी जैसे ही रेडिएशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। छाती के भाग की अगर मैं बात करूं, ब्रेस्ट कैंसर में जब हम छाती के भाग की सिकाई करते हैं, उसमें भी मेजर तकलीफ छाती के भाग की सिर्फ चमड़ी का रंग थोड़ा सा बदलता है। ओकेजनली कभी कभार किसी मरीज़ को थोड़े बहुत खाने पीने में, निगलने में हल्की फुल्की दिक्कत आती है। अगर मैं पेल्विस एरिया की बात करूं, जैसे प्रोस्टेट के लिए या गर्भाशय के लिए जब हम मरीज़ों को ट्रीट करते हैं तो चूंकि आंतों का काफ़ी हिस्सा रेडिएशन फील्ड के आसपास आता है, इसलिए कभी कभार कुछ मरीज़ों को थोड़ा पेट में दर्द, कभी कभार थोड़ा डायरिया जैसे सिम्टम्स, ये कुछ समय तक मरीज़ों को परेशान करते हैं। बट एक बार जब ये इलाज ख़त्म हो जाता है तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी धीरे धीरे अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आगे बताइए, रेडियोथेरेपी के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, तो उसका खंडन आप कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। रेडियोथेरेपी के बारे में हमारे यहाँ आम जनता में मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक आम इंसान को जब हम बताते हैं कि आपको इस इलाज के लिए रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो पहला तो कई बार लोग सिरे से खारिज कर देते हैं कि हमको रेडिएशन नहीं करवाना है। उनका यही लॉजिक होता है कि नहीं, हमने किसी को देखा था, उसका पूरी चमड़ी जल गई थी, उसको वो कभी ज़िंदगी में बाद में दोबारा कभी खा नहीं पाया, या रेडिएशन के कारण ही मरीज़ की डेथ हो गई, या रेडिएशन से हमारे बाल पूरे चले जाएंगे। ऐसी इस तरह की कई सारी अवधारणा हैं हमारी सोसाइटी में। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इनमें से अधिकतर बातें पूरी तरह से गलत हैं। रेडिएशन से स्किन, जैसा मैंने बताया था, हम कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि थोड़ी, हाँ,
क्योंकि जिस भाग को हम दे रहे हैं उस जगह की चमड़ी का रंग ज़रूर बदलता है, थोड़ी बहुत उसकी स्किन की डैमेज होती है, बट हमारी बॉडी रेडिएशन ट्रीटमेंट होने के बाद अपने आप उसको रिकवर भी दवाइयों से और बाकी चीज़ों से वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। और बाल झड़ना या ऐसा, अगर मैं किसी मरीज़ के प्रोस्टेट का या गर्भाशय के भाग का सिकाई कर रहा हूँ या छाती के भाग का सिकाई कर रहा हूँ, तो उस क्षेत्र में चूंकि हमारे सर या ये कुछ भी रेडिएशन फील्ड में नहीं आते हैं, तो इनका बाल जाने से या इससे बिल्कुल कोई भी लेना देना नहीं है। और इस तरह की अवधारणाओं पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपको बजाय कि आप किसी ऐसे से पूछें जिसने शायद 1 या 2 मरीजों को देखा हो, आप अपने डॉक्टर से बात करें कि इससे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वही आपको इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से अच्छे से बता सकते हैं। જી બિલકુલ ડોક્ટર, આ સાથે જે કોલર જોડાઈ ગયા છે તેમની સાથે વાત કરીએ। જી જીવાભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। જી જીવાભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। જી, આપનો અવાજ સ્પષ્ટ નથી આવી રહ્યો। હા મેમ, જી મારો જીત સાહેબ કેન્સર છે અને ગોળી કરું તો 400 કલાક આરામથી જાય, પછી પાછું દુખાવો ચાલુ છે, મારે ઓપરેશન કરવું નથી, તો એમાં શું કરવું પડે એમ? જી, તમને શેનું કેન્સર છે? જીપ પર કેન્સર તો 3 સેન્ટીમીટરનું। जी हाँ, जी उनको जीभ का कैंसर है, उनको ऑपरेशन नहीं करवाना है क्या? इसके लिए कोई मेडिसिन है? जी नहीं, अगर जीभ का कैंसर एक बहुत अर्ली स्टेज में अभी है तो उनको हम बिल्कुल यही सलाह देंगे कि आप सबसे पहले एक अच्छे कैंसर सर्जन से मिलें और उनसे कंसल्ट करें। और अगर वो अभी वो ऑपरेशन की स्थिति में है तो उनको बिल्कुल इस चीज़ का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कैंसर की तीनों ही विधाएं हैं जो इन सब के कॉम्बिनेशन से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। जीभ और मुंह के कई कैंसर में हम लोग शुरू में जहां भी ऑपरेशन संभव होता है वहां ऑपरेशन ही प्रेफर करते हैं, जिसके बाद में हम ऑपरेशन से बड़ी जितनी ऐसी बीमारी होती है जो ऑपरेशन से निकल जाती है उसको निकाल दिया जाता है। और फिर ऐसी जो छोटी बहुत माइक्रोस्कोपिक ऐसी डिजीज़ होती है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, जिसको ऑपरेशन के द्वारा नहीं निकाला जा सकता, उस बीमारी के लिए फिर हम बाद में उसको रेडिएशन से ख़त्म करते हैं और इससे बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। तो आपको अगर ये बीमारी ऑपरेशन की अभी स्थिति में है तो आपको बिल्कुल ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अगर आप नहीं करवाना चाह रहे हैं अगर कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ की एडवांस स्टेज है, कोई और ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से वो ऑपरेशन नहीं करवा सकता है, तब हमें उस केस में दूसरे ऑप्शंस हैं जैसे रेडियोथेरेपी अथवा कीमोथेरेपी, उनके बारे में सही देखना पड़ता है। डॉक्टर समीर, आधुनिक रेडियोथेरेपी और पुरानी पद्धति में क्या डिफरेंस है? जी, रेडियोथेरेपी में भी पिछले कई सालों में काफ़ी बदलाव आए हैं। पुराने ज़माने में कोबाल्ट, इवन आज भी हमारे भारत में काफ़ी जगहों पर कोबाल्ट मशीन से रेडियोथेरेपी की जाती है। और आधुनिक मशीनें जो लीनियर एक्सेलरेटर्स आ गए हैं, और उसमें भी लीनियर एक्सेलरेटर्स एक तरह की मशीन होती है जिससे रेडियोथेरेपी, रेडिएशन, हाई एनर्जी एक्सरेस जो हैं वो डिलीवर किए जाते हैं। पहले की मशीनों की एनर्जी बहुत कम हुआ करती थी, उससे कई बार जो ट्यूमर जो काफ़ी अंदर होते थे शरीर में, उन तक जितना डोज रेडिएशन का पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाता था। आधुनिक मशीनों में हमें ये सारी सुविधाएं मिली कि हम जो ट्यूमर है, जो कैंसर सेल है, उसको डायरेक्ट देखते हुए ट्रीट कर सकते हैं। जो आधुनिक तकनीकों की जैसे हम बात कर रहे थे कि हम अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंसर कोई ऐसी जगह हो सकता है जिसके पास में कोई बहुत एक हमारा आसपास एक नॉर्मल सा क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की हम बात कर रहे थे, पेट के कोई ऐसे हिस्से में वो ट्यूमर है जिसके आसपास कोई बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर आ रहा है, तो आजकल हम आधुनिक तकनीक से उस बीमारी को बिल्कुल लोकलाइज करके अच्छे से देख के और डायरेक्ट उसको हिट कर सकते हैं। ये हमारे आधुनिक रेडियोथेरेपी का फ़ायदा है जो पहले नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ अब जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आया है, जो चेंज आया है, वो है एक्यूरेसी का। जो पहले लोगों की जो धारणाएं हुआ करती थी कि रेडिएशन से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, वो इसलिए होते थे कि एक बहुत बड़े भाग को सेक दिया जाता था क्योंकि हमारे पास एक्यूरेसी का कोई तरीका नहीं था। अब आज की डेट में हमारे पास इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, ये ऐसी तकनीकें हैं जिनके द्वारा हम डायरेक्ट बीमारी को डेली हम देखते हैं कि वो बीमारी इस वक्त किस जगह पर है, उसको हम उसकी पोजीशन इंश्योर करके और फिर उसी जगह पर रेडिएशन बीम को टारगेट करते हैं।
तो ये आधुनिक इसमें पॉसिबल हो पाया, जिसकी वजह से हम हमारे ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी बहुत बढ़ चुकी है और साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि अभी हम सीधे जो डोज है वो रेडिएशन वो सिर्फ कैंसर को ही देते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आगे बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि जिन मरीजों की रेडियोथेरेपी चल रही है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये जैसा ये अगेन ये डिपेंड करता है कि किस मरीज़ के किस भाग की रेडियोथेरेपी चल रही है। इन जनरल जिस भाग की रेडियोथेरेपी चल रही है उस भाग की स्किन जो होती है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर मुंह और गले के भाग की रेडियोथेरेपी अगर चल रही है तो हम मरीज़ों को सलाह देते हैं कि अपनी मुंह की हाइजीन जो है वो अच्छे से मेंटेन करें। बार बार दिन में जितना मैक्सिमम हो सकता है वो कोगला करते रहें। चमड़ी की बहुत अच्छे से देखभाल रखें, उसको धूप से प्रदूषण से बचाएं, उसको रगड़े ना, खुरचे ना। और साथ ही साथ अपने आहार का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस पूरे ट्रीटमेंट में मरीज़ का आहार और उसकी पूरा न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। જી બિલકુલ। ડોક્ટર સમીર, આપ અમારી સાથે જોડાયા, માહિતી અને માર્ગદર્શન આપ્યું તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। તો આ સાથે જ યસ ડોક્ટરમાં હાલ બસ આટલું જ। આપ જોતા રહો GS TV। નમસ્કાર।